हेलो एवरीवन, दिस इज नैन्सी नूतन। वेलकम टू माय चैनल निविद द बेसिक्स। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने ब्रेन फीवर के बारे में बात की थी। ब्रेन फीवर यानी दिमागी बुखार, ये क्या होता है और ये किसके कारण होता है, इसकी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। ब्रेन फीवर की ही एक कंडीशन हमने एंसेफेलाइटिस को लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम ब्रेन फीवर की एक और कंडीशन मेनिंजाइटिस के बारे में बात करेंगे। मेनिंजाइटिस ब्रेन फीवर की जितनी भी कंडीशंस होती हैं उन सब में सबसे ज्यादा होने वाली प्रॉब्लम है। और ये इतनी खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये 5 साल तक के बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करती है। तो ये मेनिंजाइटिस क्या होती है और ये किसके कारण होती है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, डॉक्टर कैसे डायग्नोस करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस हुआ है या नहीं हुआ है, वो ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और टेस्ट कौन कौन से परफॉर्म किए जाते हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी किन लोगों को ज्यादा मेनिंजाइटिस होने के चांसेस होते हैं और इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इन सारी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। पर सबसे पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो कंटेंट, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो प्लीज इसको अभी सब्सक्राइब करें। और अब बात करते हैं मेनिंजाइटिस की। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को 3 मेम्ब्रेन्स कवर करती हैं: ड्यूरा मैटर, एराक्नोइड मैटर एंड पिया मैटर। इन 3 मेम्ब्रेन्स को मेनिंजेस कहते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, मीन्स प्रोवाइड ए सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर द सेरेब्रल एंड क्रेनियल वास्कुलेचर। जब इन 3 मेम्ब्रेन्स में यानी इन मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन हो जाए यानी सूजन आ जाए तो इस कंडीशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। इन मेनिंजेस के सराउंडिंग यानी इन 3 मेम्ब्रेन्स के चारों ओर एक फ्लूइड होता है और वो फ्लूइड अगर इन्फेक्टेड हो जाए तो भी मेनिंजाइटिस हो सकती है। मेनिंजाइटिस के वेरियस टाइप्स होते हैं: वायरल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस, पैरासिटिक मेनिंजाइटिस एंड नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस होने का सबसे बड़ा कारण होता है वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पर इनके अलावा और भी कॉजेज हैं जो मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं, जैसे कैंसर, केमिकल इरिटेशन, ड्रग एलर्जीज। कुछ वायरल एंड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस संक्रमण से फैलती है। ये कफिंग, स्नीजिंग और क्लोज कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होती है। अगर मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स की बात की जाए तो बिगनिंग में वायरल एंड बैक्टीरियल दोनों के सिम्टम्स एक जैसे ही होते हैं और एक जैसे ही दिखाई देते हैं, पर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर यानी गंभीर होते हैं। ये सिम्टम्स आपकी एज के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, यानी एज के हिसाब से इसकी गंभीरता देखी जाती है। अब जानते हैं वायरल मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स के बारे में। नवजात शिशुओं में यानी इन्फेंट्स में जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो हैं डिक्रीज्ड एपेटाइट यानी भूख ना लगना या कम हो जाना, इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन, स्लीपीनेस यानी नींद में कमी आना, लिथर्जी यानी सुस्त रहना, फीवर, कांस्टेंट क्राइंग या बच्चे का लगातार रोते रहना। एडल्ट्स में जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वायरल मेनिंजाइटिस के वो हैं हेडेक, फीवर, स्टिफ नेक यानी गर्दन जकड़ जाना, सीजर्स यानी मिर्गी के दौरे पड़ना, सेंसिटिविटी टू ब्राइट लाइट यानी तेज रोशनी में आंखें चौंधिया जाना, स्लीपीनेस यानी नींद ना आना, लिथर्जी, नोजिया एंड वॉमिटिंग, डिक्रीज्ड एपेटाइट। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स अचानक से डेवलप होते हैं। जो सिम्टम दिखाई देते हैं वो हैं ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस यानी कि मानसिक स्थिति में बदलाव आना, नोजिया, वॉमिटिंग, सेंसिटिविटी टू लाइट, इरिटेबिलिटी, हेडेक, फीवर, स्टिफ नेक, चिल्स यानी बहुत ठंड लगना, स्लीपीनेस, लिथर्जी एंड पर्पल एरियाज ऑफ स्किन दैट रिजेंबल ब्रिसेस यानी स्किन पर चोट लगने जैसे निशान पड़ जाना, जिसे नील पड़ जाना भी कहते हैं। अगर आपको ये सिम्टम दिखाई दे तो तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। बैक्टीरियल एंड वायरल मेनिंजाइटिस घातक भी हो सकती है। कौन से टाइप की मेनिंजाइटिस पेशेंट को हुई है, यानी वायरल है या बैक्टीरियल है या कोई और रीज़न है, इसको डिटरमाइन करने के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फंगल मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, सेंसिटिविटी टू लाइट, फीवर, हेडेक, कन्फ्यूजन और डिसओरिएंटेशन। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के केस में एक और सिम्टम जो देर से दिखाई देता है वो है मेनिंजाइटिस रैशेस। नीसीरिया मेनिंजाइटिडिस नाम का बैक्टीरिया जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है थ्रू सलाइवा और अदर रेस्पिरेटरी फ्लूइड्स तो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस कॉज करता है। ये मेनिंजाइटिस की ही एक टाइप है। ये बैक्टीरिया ब्लड में रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है और कैपिलरीज के चारों ओर की सेल्स को टारगेट करता है, उन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो सेल्स डैमेज हो जाती हैं और उन सेल्स के कारण कैपिलरीज भी डैमेज हो जाती हैं।
और इसके कारण माइल्ड ब्लड लीक होने लगता है, यानी कि थोड़ा ब्लड कैपिलरीज से लीक हो जाता है, जिसके कारण फेंट पिंक, रेड और पर्पल कलर के रैशेस स्किन पर दिखाई देते हैं। ये स्पॉट्स चोट के निशान जैसे दिखाई देते हैं स्किन पर। जैसे जैसे ये इन्फेक्शन फैलता है और गंभीर होता जाता है, वैसे वैसे ये निशान भी और बड़े और गहरे दिखाई देने लगते हैं। कॉमन लैंग्वेज में इन्हें नील पड़ जाना भी कहते हैं। डार्क कलर की स्किन वाले लोगों में, यानी सांवले रंग के लोगों में, इन रैशेस को देखना थोड़ा मुश्किल होता है कंपेरेटिवली लाइट कलर या गोरे रंग के लोगों के। इसलिए स्किन के जो लाइटर एरियाज होते हैं, जैसे हथेली और मुंह के अंदर का एरिया, वहां पर इन रैशेस को देखकर पहचान की जाती है। वैसे तो सबसे बड़ा कारण वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है मेनिंजाइटिस होने का, बट इनके अलावा और भी अदर टाइप्स होते हैं, जैसे क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, जो फंगस के कारण होता है, यानी फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। ये उन लोगों पर ज़्यादा अफेक्ट करता है जिसकी इम्यूनिटी किसी दूसरी बीमारी की वजह से वीक हो गई हो। एक और एग्जाम्पल है कार्सिनोमेटस, जो कैंसर रिलेटेड मेनिंजाइटिस है। अब जानते हैं उन वायरसेस के बारे में जो वायरल मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं। वायरल मेनिंजाइटिस मोस्ट कॉमन टाइप होता है मेनिंजाइटिस का, यानी सबसे ज़्यादा होने वाला टाइप। जितने भी केसेस इसके आते हैं उनमें से 85% केसेस एंटेरोवायरस कैटेगरी के होते हैं जो ये डिजीज़ कॉज करते हैं। ये समर एंड फॉल में, यानी गर्मी और पतझड़ में ज़्यादा कॉमन होता है। इस एंटेरोवायरस कैटेगरी में जो वायरस आते हैं वो हैं कॉक्सैकी वायरस ए, कॉक्सैकी वायरस बी, इकोवायरसेस, पोलियोवायरसेस। इनके अलावा वेस्ट नील वायरस जो मॉस्किटो बॉर्न वायरस हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्स, HIV, मीजल्स, हर्पीज वायरसेस, कॉल्टी वायरसेस जो कोलोरेडो टिक फीवर कॉज करता है, ये भी मेनिंजाइटिस कॉज कर सकते हैं। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस संक्रमण से फैलता है। कुछ बैक्टीरिया हैं जो ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का सही समय पर इलाज ना हो तो 5 to 40% ऑफ चिल्ड्रन एंड 20 to 50% ऑफ अडल्ट्स अपनी जान गंवा देते हैं इसके कारण। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सबसे ज़्यादा घातक और जानलेवा है क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद भी जान का खतरा बना रहता है। कुछ कॉमन टाइप्स हैं बैक्टीरिया के जो मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं, जैसे नंबर 1 स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये बैक्टीरिया टिपिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, साइनसेस एंड नेजल कैविटी में पाया जाता है और निमोकोकल मेनिंजाइटिस कॉज करता है। नंबर 2 नीसीरिया मेनिंजिटिडिस। ये बैक्टीरिया सलाइवा के थ्रू एंड रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस के थ्रू ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग यानी खांसते और छींकते समय, किसिंग, च्यूइंग ऑन टॉयज यानी बच्चे जब टॉय को या किसी भी चीज़ को मुंह में देते हैं, एंड इवन थ्रू शेयरिंग अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर से फैलता है। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस कॉज करता है। नंबर 3 हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाए। ये बैक्टीरिया सिर्फ मेनिंजाइटिस ही कॉज नहीं करता बल्कि ब्लड में इन्फेक्शन, विंड पाइप में इन्फ्लामेशन यानी सूजन, सेलुलाइटिस एंड इन्फेक्शियस आर्थराइटिस भी कॉज करता है। सेलुलाइटिस ये एक स्किन इन्फेक्शन होता है जिसमें स्किन रेड हो जाती है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है। नंबर 4 लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस, विच आर फूड बॉर्न बैक्टीरिया, यानी दूषित खाद्य पदार्थों से जो इन्फेक्शन होता है। नंबर 5 स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव एंड राउंड शेप्ड होता है जो यूजुअली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड स्किन में पाया जाता है, जो स्टेफिलोकोकस मेनिंजाइटिस कॉज करता है। ये बैक्टीरिया इन्फेक्टेड पर्सन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से और बाय यूजिंग अ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट और बाय इनहेलिंग इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स्ड बाय स्नीजिंग और कफिंग, यानी छींकते और खांसते वक्त जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं उनको इनहेल करने से फैलता है। फंगल मेनिंजाइटिस बहुत रेयर टाइप है मेनिंजाइटिस का, यानी बहुत कम होता है। ये इन्फेक्शन फंगस के कारण फैलता है। सबसे पहले ये बॉडी को इन्फेक्ट करता है, फिर वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में फैल जाता है और उसके बाद ब्लड के थ्रू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है वो लोग ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं इस टाइप के, स्पेशली कैंसर और HIV पेशेंट। मोस्ट कॉमन फंगसेस जो मेनिंजाइटिस कॉज करती हैं वो हैं नंबर 1 क्रिप्टोकोकस। ये फंगस बर्ड ड्रॉपिंग्स यानी बर्ड की बीट से कंटामिनेटेड यानी दूषित सॉइल और डर्ट को इनहेल करने से बॉडी में एंटर करता है एंड इन्फेक्शन कॉज करता है। नंबर 2 ब्लास्टोमाइसिस, ये भी सॉइल में पाया जाने वाला फंगस है। नंबर 3 हिस्टोप्लाज्मा, ये उस एनवायरनमेंट में पाया जाता है जो हेविली कंटामिनेटेड होता है बैट एंड बर्ड ड्रॉपिंग से, यानी चमगादड़ और पक्षियों की बीट से दूषित होता है। उस एनवायरनमेंट में ये फंगस पाया जाता है।
नंबर 4, कॉक्सिडियोइडीज, ये सॉइल में पाया जाता है। फंगल मेनिंजाइटिस वायरल एंड बैक्टीरियल के कंपेयर में लेस कॉमन है। अब जानते हैं पैरासिटिक मेनिंजाइटिस के बारे में। ये उन पैरासाइट्स के कारण होता है जो धूल मिट्टी, पक्षियों की बीट्स, सम एनिमल्स एंड फूड लाइक स्नेल, रॉ फिश, पोल्ट्री में पाए जाते हैं। पैरासिटिक मेनिंजाइटिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, पर यह तब फैलता है जब ये पैरासाइट्स किसी एनिमल को इन्फेक्ट करे या किसी फूड में छिपे हुए हों, एग्जाम्पल सी फूड या पोल्ट्री में। और ऐसे फूड को कोई व्यक्ति खा ले या इन्फेक्टेड एग को भी कोई व्यक्ति खा ले तो उस व्यक्ति में भी इन्फेक्शन फैल जाएगा। एक और बहुत रेयर टाइप ऑफ पैरासिटिक मेनिंजाइटिस है अमीबिक मेनिंजाइटिस, जो अमीबा से फैलता है, पर यह जानलेवा है। ये इन्फेक्शन तब होता है जब कोई व्यक्ति कंटामिनेटेड लेक्स, रिवर्स और पॉन्ड्स में स्विम करता है और उसकी नोज के थ्रू सेवरल टाइप्स के अमीबा उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। इसलिए दूषित पानी में स्विम करने से, तैरने से बचना चाहिए, क्योंकि ये पैरासाइट्स ब्रेन के टिश्यूज को नष्ट कर सकते हैं और जिसकी वजह से व्यक्ति में हेलुसिनेशंस, सीजर्स जैसे और भी गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं। इन सब के अलावा एक और टाइप है मेनिंजाइटिस का, नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस, जो किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता बल्कि किसी दूसरी मेडिकल कंडीशन या ट्रीटमेंट की वजह से होता है, जैसे ल्यूपस। ये एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है और ये तब होती है जब हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही टिश्यूज़ पर अटैक करने लगता है। ये हमारे जॉइंट्स, स्किन, किडनीज, ब्लड सेल्स, ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स को अफेक्ट करता है। नंबर 2, ए हेड इंजरी, सिर में चोट लगना। नंबर 3, ब्रेन सर्जरी। नंबर 4, कैंसर। एंड नंबर 5, सर्टेन मेडिकेशंस, यानी कुछ दवाओं के कारण। अब जानते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में, यानी किन लोगों में मेनिंजाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसमें नंबर 1 है स्किपिंग वैक्सीनेशन। जिन लोगों ने इसकी वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें ज़्यादा रिस्क होता है। नंबर 2, एज। वायरल मेनिंजाइटिस 5 ईयर्स तक के बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, जबकि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस 20 ईयर्स तक के लोगों में। नंबर 3, लिविंग इन अ कम्युनिटी सेटिंग। वो कॉलेज स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में रहते हैं और अपना बेडरूम 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स शेयर करते हैं, मिलिट्री बेसिस में रहने वाले लोग, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ लेने वाले बच्चों में मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया सांस के द्वारा एक से दूसरे में बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है और इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से सभी में फैल जाता है। नंबर 4, प्रेगनेंसी। लिस्टीरिया नाम का बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन कॉज करता है उसे लिस्टीरियोसिस कहते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये इन्फेक्शन होने के हाई रिस्क होते हैं। ये बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस भी कॉज कर सकता है। लिस्टीरियोसिस होने का कारण मिसकैरेज, स्टिल बर्थ एंड प्री मैच्योर डिलीवरी होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसे टाइम पर वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचकर रहना चाहिए। नंबर 5, कंप्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। एड्स, अल्कोहलिज्म यानी ज़्यादा अल्कोहल लेना, डायबिटीज़, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स लेना और ऐसे दूसरे फैक्टर्स जिनकी वजह से इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है या वीक होता है, इन सब के कारण मेनिंजाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्प्लीन हमारी बॉडी का वो पार्ट होता है जो बॉडी में ब्लड सप्लाई का काम करता है। अगर किसी कारण स्प्लीन को बॉडी से रिमूव कर दिया जाए तो भी उस व्यक्ति को मेनिंजाइटिस होने का हाई रिस्क होता है। ऐसे में उस व्यक्ति को वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना चाहिए रिस्क को कम करने के लिए। अगर बात कॉम्प्लिकेशंस की जाए तो मेनिंजाइटिस बहुत गंभीर रूप ले सकता है। अगर इलाज मिलने में देर हो जाए या इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, लापरवाही की जाए, तो मिर्गी के दौरे पड़ना स्टार्ट हो जाता है और परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाता है, यानी ब्रेन के टिश्यूज़ एंड नर्व्स का परमानेंटली डैमेज हो जाना, नष्ट हो जाना, जिसके कारण जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो हैं हेयरिंग लॉस यानी सुनाई ना देना, मेमोरी डिफ़िकल्टी यानी याददाश्त कमज़ोर हो जाना, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी कोई भी नई चीज़ सीखने में प्रॉब्लम होना, ब्रेन डैमेज, गेट प्रॉब्लम्स यानी चलने में परेशानी होना, चाल बदल जाना, सीजर्स, किडनी फेलियर्स, शॉक एंड डेथ। इसीलिए मेनिंजाइटिस को लाइटली कभी नहीं लेना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। मेनिंजाइटिस कॉज करने वाले वायरसेस और बैक्टीरिया खांसने से, छींकने से, किसिंग, बच्चों के द्वारा टॉयज़ या किसी भी चीज़ को मुंह में देने से, खाने के बर्तन, टूथब्रश और सिगरेट शेयर करने से फैलते हैं। कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे वॉश योर हैंड्स, प्रैक्टिस गुड हाइजीन यानी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, ड्रिंक्स, फूड, स्ट्रॉज, ईटिंग यूटेंसिल्स
लिप बाम और टूथब्रशेस को शेयर ना करें। स्टे हेल्दी, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हेल्दी डाइट लें विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। पर्याप्त मात्रा में आराम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। कवर योर माउथ, छींकते और खांसते वक्त अपने मुंह और नाक को कवर करके रखें। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, टेक केयर विथ फूड। आइए अब कुछ वैक्सीन्स के बारे में जानते हैं जो मेनिंजाइटिस के लिए प्रिवेंटेबल हैं। इसमें नंबर 1 है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हिब वैक्सीन। नंबर 2 निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन यानी PCV13। नंबर 3 निमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन यानी PPSV23। नंबर 4 मेनिंजोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ये सारी वैक्सीन्स WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा रिकमेंडेड हैं। अब जानते हैं मेनिंजाइटिस की डायग्नोसिस कैसे की जाती है। सबसे पहले डॉक्टर फिजिकल एग्जामिन करते हैं साइन ऑफ इन्फेक्शन को चेक करने के लिए अराउंड द हेड, ईयर्स, थ्रोट एंड स्किन अलोंग द स्पाइन। नंबर 2 ब्लड कल्चर्स, ब्लड का सैंपल लिया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली बैक्टीरिया की ग्रोथ देखने के लिए। नंबर 3 इमेजिन, सिटी स्कैन एंड MRI के थ्रू हेड की स्कैनिंग की जाती है स्वेलिंग को देखने के लिए कहाँ पर और कितनी हुई है। नंबर 4 स्पाइनल टैप लंबर पंक्चर। फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ meningitis we will need a spinal tap to collect cerebrospinal fluid यानी CSF। मीन्स लोअर बैक में निडल डालकर फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है। अगर उस व्यक्ति को मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन हुआ है तो जो CSF यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कलेक्ट किया था वो लो शुगर लेवल यानी ग्लूकोज का लेवल कम और वाइट ब्लड सेल काउंट और प्रोटीन का बढ़ा हुआ लेवल यानी इंक्रीज्ड लेवल शो करेगा। CSF ये आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है कि कौन से बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कॉज किया है। अगर डॉक्टर को लगता है कि वायरल मेनिंजाइटिस हुआ है तो वे DNA बेस्ड टेस्ट परफॉर्म करने के लिए कहेंगे, जैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी PCR एम्प्लीफिकेशन, या फिर स्पेसिफिक कॉज एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट डिटरमाइन करने के लिए वो कुछ टेस्ट करवाएंगे एंटीबॉडीज चेक करने के लिए अगेंस्ट सर्टेन वायरसेस। और अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसका ट्रीटमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन से टाइप की मेनिंजाइटिस हुई है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के केस में इंट्रावेनस यानी वेन्स में एंटीबायोटिक एंड समटाइम्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देकर इमिडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। ये हेल्प करता है जल्दी रिकवरी में और ब्रेन स्वेलिंग एंड सीजर जैसे कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क को कम करने में। एक एंटीबायोटिक देनी है या कम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स देनी है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कॉज किया है। और जब तक एग्जैक्ट कॉज का पता नहीं चलता, कौन से टाइप के बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कॉज किया है ये नहीं पता चलता, तब तक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ही डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो होती हैं जो सभी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए कारगर होती हैं। वायरल मेनिंजाइटिस के केस में एंटीबायोटिक पर्याप्त नहीं होती हैं। माइल्ड केसेस में बेड रेस्ट, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स यानी तरल पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना और फीवर एंड बॉडी एक को कम करने के लिए ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशन किया जाता है। डॉक्टर ब्रेन में हुई स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और सीजर्स यानी मिर्गी के दौरे को कंट्रोल करने के लिए एंटी कॉन्वल्सेंट यानी एंटी सीजर्स मेडिकेशन करते हैं। अगर हर्पीज वायरस के कारण इन्फेक्शन हुआ है तो फिर एंटीवायरल मेडिकेशन किया जाता है। एंटी फंगल मेडिकेशन फंगल मेनिंजाइटिस को ट्रीट करता है और कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस को ट्रीट करता है। पर ये मेडिकेशन तभी दिए जाते हैं जब लेबोरेटरी से ये कंफर्म हो जाए कि फंगल मेनिंजाइटिस ही हुआ है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि इन मेडिकेशंस के सीरियस साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आपके एक शेयर से किसी की हेल्प हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसको लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई डाउट हैं, कोई सजेशंस हैं तो हमें ज़रूर बताएं। आप हमें कमेंट कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कोई, तो फिर आप हमें ज़रूर बताएं, हम उसको सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ में, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।